तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपने सेल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा और अब हम सेल के बारे में कुछ और जानना की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे सेल के ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। देखिए, बात करें तो ये लिविंग पार्ट होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं और सिस्टोल्स में एम्बेडेड होते हैं। ये सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो ये लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, जो एम्बेडेड होते हैं सिस्टोल में। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो सेल के अंदर हो रही है। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सबसे पहले आता है ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या होता है? एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। इसी को एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। तो एनर्जी करेंसी इसी एटीपी को बोला जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। फिर दूसरा आता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली बोला जाता है क्योंकि ये फट जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। गोल्गी बॉडी, ये जो होता है, जैसे जोमेटो होता है ना, जोमेटो क्या करता है? फूड की पैकेजिंग करता है, डिलीवरी करता है। वैसे ही ये भी हमारी सेल का जोमेटो है। दिस इज जोमेटो ऑफ अवर सेल, है ना। ये जोमेटो होता है कि चीजों को पैकेजिंग करता है और उसकी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर आती है हमारी वैक्यूल्स, चीजों का स्टोरेज का जो काम है, चाहे वो वाटर हो, फूड हो, वो सारा काम कौन करता है? वैक्यूल्स करते हैं। तो ये तो हमने ऊपर ऊपर से जाना। अब हम इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा और कुछ जानते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा। आज हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी का श्रेय 3 लोगों को जाता है। एक पॉर्टर, दूसरे थे क्लाउडे एंड थर्ड व्यक्ति थे जिनका नाम था फालम। ये 3 व्यक्तियों को इसका श्रेय जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट लुक लाइक लॉन्ग और लॉन्ग टिब्यूल्स
एंड राउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। लॉन्ग टिब्यूल्स, लंबे लंबे टिब्यूल्स होते हैं और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है जो ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की होती है। ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अगर ये इसके फंक्शंस की बात करें जाए तो इट सर्व एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है। दूसरा, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फॉर्म सिस्टम ऑफ नेटवर्क, सिस्टम ऑफ नेटवर्क बनाता है, इसलिए इसको नेटवर्किंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। तो हमने जाना ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना कि इसकी डिस्कवरी पोकशरे, पॉटर, क्लाउडे एंड फेल्यूम ने करा था। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट लुक लाइक अ लॉन्ग टिब्यूल और बाउंड सेक, राउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। जो राउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा होता था। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। ये क्या करता है? ये एक चैनल की तरह, ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ये प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये एक सिस्टम ऑफ नेटवर्क बनाता है, इसीलिए इसको नेटवर्किंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट में एक बार लिखिए जरूर। अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स रहते हैं उसकी सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करता है लिपिड्स प्लस फैट्स, लिपिड्स प्लस फैट्स बनाता है। वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका श्रेय जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाई करता है, जो डिटॉक्सिफाइंग ऑफ सेल में भी पार्टिसिपेट करता है, ये डिटॉक्सिफाइंग, वही मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का वो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है। तो आप देखिए, फॉस्फोलिपिड्स मतलब बेसिकली प्रोटीन और फैट्स। तो जो प्रोटीन बनता है वो स्मूथ ईआर में बनता है, वो जो लिपिड्स और फैट्स बनते हैं वो
स्मूथ ईआर में बनते हैं, और जो प्रोटीन बनता है वो हमारे रफ ईआर में बनता है। इन दोनों को मिला के ही फॉस्फोलिपिड्स होता है। इसीलिए इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये भी कहा जाता है कि ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो आई होप आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आज समझ में आया होगा। आई होप आप सेल के बारे में और जानने के लिए इच्छुक होंगे, जिसको हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like, share and comment. Thank you very much.